आएगी। तो मध्य प्रदेश की बात हमने आपको बता दी। अब चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे छत्तीसगढ़ के ऊपर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ उत्तरी क्षेत्र, कुल 14 सीटें बीजेपी के खाते में 5 से 6, कांग्रेस के खाते में 6 से 8, अन्य के खाते में 0। यानी कि यहां पर अगर 2018 के मुकाबले देखें तो फायदा नुकसान कितना, यह भी आपको बताएंगे। तो ये जो 14 सीटों का आप आकलन देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां कुल 14 सीटें आती हैं छत्तीसगढ़ में। और आपको बता दें इसमें 5 से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस यहां ऊपर है, 2 सीट आगे है। कांग्रेस यहां पर 6 से 8 सीटें हैं उत्तरी क्षेत्र में और अदर्स के खाते में 0 है। यानी कि उत्तरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड कर रही है। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र भी आपको बताएं कि दक्षिणी क्षेत्र में क्या स्थिति है, यहां पर किस तरह का सिचुएशन बीजेपी बनाती दिख रही है दक्षिणी क्षेत्र में। जबकि 12 सीटें आते हैं और 12 सीटों पर जो इंडिया डेली ओपिनियन पोल है उसका जो आकलन है वो क्या कहता है दक्षिणी क्षेत्र का दिखाएं। लेकिन उससे पहले फायदा नुकसान प्लस माइनस, बीजेपी जो 2018 में 0 पर चली गई थी वो इस बार 6 सीटें गेन करती दिख रही है। कांग्रेस जो 14 पर थी वो 6 सीटें लूज करती दिख रही है उत्तरी क्षेत्र में। तो क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है इस बार के चुनाव में? और छत्तीसगढ़ में जनता का मूड कुछ और है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र से कुछ ऐसे ही संभावनाएं दिख रही हैं। और खुद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है छत्तीसगढ़ में, वहां तो बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है कि वहां भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस दोबारा वहां पर आ रही है। थोड़ा सा उन्होंने कहा कि टफ फाइट जरूर हो सकती है राजस्थान में, हम उसकी भी बात करेंगे। हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई, कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और ये अभी हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तीनों रीजन में 6 से 8 सीट यहां पर जीत सकती है। बस्तर कांकेर में बीजेपी को 5 से 6 सीट मिल सकता है। दोनों रीजन में दोनों क्षेत्रों में अन्य को एक भी सीट यहां पर नहीं मिलेगी। पिछले बार 2018 में मेजॉरिटी 46 यहां पर चाहिए, कांग्रेस को 68 सीट मिली थी 29 सीट के फायदे के बाद, और बीजेपी को यहां पर 34 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी यहां पर 15 सीटों पर निपट गई थी, सिमट गई थी। और भूपेश बघेल, कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि दोबारा यहां पर आएंगे, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अनुमान क्या कह रहे हैं वो पूरी तस्वीर भी आपके सामने आएगी। अब ये देखिए ओपिनियन पोल अगले रीजन का क्या कह रहा है। साउथ रीजन की तस्वीर आपके सामने। बीजेपी के पास 2 से 3 सीट, कांग्रेस के पास 7 से 9 सीट। साउथ रीजन में भी कांग्रेस मजबूत दिख रही है, लेकिन बीजेपी 2 से 3 सीट पर नजर आ रही है। फायदा कितना है? बीजेपी को 2 सीटों का क्लियर फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, अन्य के खाते में 0 है। उत्तर और दक्षिण की सीटों को अगर आप मिला दें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अभी तक के प्रोजेक्शन के हिसाब से लीड करती हुई दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले का ओपिनियन पोल, इंडिया डेली का ओपिनियन पोल, जो लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करके उनसे राय लेकर जमा की गई है, और उसके बाद ये प्रोजेक्शन हम आपके सामने रख रहे हैं। ये टेलीफोनिक सर्वे नहीं है, ये मोबाइल से किया गया सर्वे नहीं है, ये जमीन पर उतर कर किया गया एक प्योर जमीनी सर्वे है, विशुद्ध जमीनी सर्वे आप इसे कह सकते हैं। अब ये देखिए इस दक्षिणी क्षेत्र में बीजेपी को +2 फायदा हो रहा है। 1 सीट 2018 में आई थी, इस बार 3 सीट आ सकती है। कांग्रेस को यहां पर 2 सीट का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 11 सीट कांग्रेस ने इस रीजन से जीती थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि सिर्फ 9 सीट ही आए, यहां पर 2 सीट का नुकसान होगा। अदर्स के खाते में कोई सीट ये अनुमान कह रहा है कि नहीं जा सकती, यानी कि यहाँ जो मेन प्लेयर हैं 2 वो बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। और इस रीजन में बीजेपी को 2018 के मुकाबले फायदा दिख रहा है। तो उत्तरी क्षेत्र आपने देखा, दक्षिणी क्षेत्र आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में किस किस पार्टी को कितना फायदा यहां पर हो रहा है। अब हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं अक्कू श्रीवास्तव सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्टूडियो में राहुल महाजन सर हमारे साथ आ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अक्कू श्रीवास्तव सर आपसे करूंगा, हम छत्तीसगढ़ पर आ रहे हैं क्योंकि एमपी की हमने बात कर ली। एमपी में हमने देखा सर कि कांटे का मुकाबला है और उसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ रही, 1 सीट पीछे रह गई बीजेपी। 115, 16 चाहिए था लेकिन 115, ये ओपिनियन पोल है। छत्तीसगढ़ में हम रीजन वाइज आगे बढ़ रहे हैं सर, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र,
क्या आपको लग रहा है कि जो बात कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां तो हमें मतलब जरा भी डाउट नहीं, हम यहां पर निकल रहे हैं, और ये खुद कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्या वो चीजें आपको लग रहा है ओपिनियन पोल में और जो आपका अब तक का एनालिसिस है वो इसी के मुताबिक है? बहुत आभार आपका। सबसे पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं, जो परसेप्शन है, अगर आपके सर्वे है तो वो एक दिन दो दिन का नहीं होगा जी। वो ठीक है कि आपने लोगों से बातचीत करके किया होगा, लेकिन परसेप्शन जो बनता है वो उस काम और काम को लेकर के, काम और काम के बाद के विवाद को लेकर के होता है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो ये है कि शुरू से ही भूपेश बघेल ने ऐसी अपनी छवि बनाई कि पहले तो एक राज्य स्तरीय नेता के तौर पर, और उसमें भी नीचे के पायदान पे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी योजनाओं से, अपने कामों से थोड़ा सा अपने आप को बड़े रूप में रखा और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ये बात दूसरी कि उनके साथ विवाद होते गए और टीके सिंह देव का भी विवाद उन्होंने हल किया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन सरकार चलाने के दौरान अगर आपके खिलाफ में कुछ जो लागू करने वाली एजेंसी हैं वो काम नहीं कर पाती हैं या काम में उनकी दिक्कत होती है तो ज़रूर उलझन हो सकती है। लेकिन पिछली बार का गैप इतना बड़ा था कांग्रेस और बीजेपी का, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ में जो 3 विधानसभा, मैं तेलंगाना और मिजोरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ इन 3 की कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में आज भी कहीं है, सबसे मजबूत स्थिति में तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में वो उसका श्रेय पूरी तरीके से बघेल साहब को जाता है, भूपेश बघेल को जाता है, और ये बात आला कमान भी मानता है और इसी तरीके से इसी हालत में वो उनको सपोर्ट भी करता रहता है। लेकिन अभी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले कुछ दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ख़ास तौर से जो नया डेवलपमेंट कल का जो हुआ है ईडी को लेकर के जो हुआ है वो कितना बदलाव करता है, उस पर कितनी चीज़ें आगे जाती हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर होगा। लेकिन फ़िलहाल की तारीख में भूपेश बघेल बहुत आगे हैं, और क्योंकि वहाँ पर रमन सिंह एंड कंपनी ने काम नहीं किया 4 साल तक, तो वो बैठे ही रहे लगभग। और मैंने पिछले दिनों दिल्ली आए थे तो मैंने उनसे कहा भी था कि अब आप लगता है बहुत सोने लग गए, तो मुस्कुराए वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को सक्रिय नहीं रखा। क्या वजह थी भगवान जाने। और तो छत्तीसगढ़ भाजपा भी बहुत कोई काम नहीं कर पाए थे। संघ जरूर अपने स्तर पर काम कर रहा था और संघ के नेता कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं, आज की तारीख में भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन भाजपा ने अपना कोई छत्रप नहीं तैयार किया बड़ा। जी ठीक है, लेकिन राहुल महाजन सर, कई बार ऐसा हुआ और कई बार ये करिश्मा नहीं भी होता है। लोग कहते हैं कि जहां देखिए पार्टी को इंटरनल सब पता होता है कि कहां मजबूत है कहां कमजोर है। लोग कहते हैं कि जब पीएम मोदी रैलियां करते हैं तो कई बार जहां आपको लगता है कि आप हार रहे होते हैं वहां पर एक एज आपको मिल जाता है। क्या वो एज आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में मिल पाएगा? जो अक्कू सर कह रहे थे कि रमन सिंह को जितना एक्टिव होना चाहिए था सत्ता गंवाने के बाद, उतने एक्टिव वो है नहीं। देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में अगर आप चुनाव को देखेंगे तो जो बघेल हैं वो एक तरह से कांग्रेस के पूरे इस्टेब्लिश नेता हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी आपको बोला कि रमन सिंह वहाँ पे दिखाई नहीं दिए बहुत समय तक, अब लास्ट मिनट पर उनको लाया गया तो कितना असर डाल पाएंगे ये भी बात है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का एक जो ख़ास बात वो ये है कि छत्तीसगढ़ 3 तरह की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर। एक जो है वो है जो आदिवासी लोग हैं, दूसरा है वो एससी लोग हैं मतलब शेड्यूल कास्ट है, और तीसरा बड़ा ओबीसी का वर्ग है। अब ओबीसी के वर्ग को अगर आपने प्रधानमंत्री की रैलीज़ को देखा हो तो वो ओबीसी को के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे किस तरह से गाली दी गई, वो उसको जो है अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसकी राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में पीछे भी जाएंगे तो ओबीसी वर्ग जो है 2018 के चुनावों से पहले बीजेपी का साथ देता रहा है और बीजेपी को इसके कारण बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसे में क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल का काम है, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है जिसमें कि उन्होंने जो फ्रीबीज दिए हैं, बैलेट बॉक्स जो है, बैलेट बॉक्स या ईवीएम आप कह सकते हैं, वो तस्वीरें आप इस वक्त देखिए कि बैलेट बॉक्स से जाकर ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर, चूंकि जो इंटरनल रीजन्स हैं वहां पर कई जगह पर
आर्मी पोस्टेड है, पैरामिलिट्री फोर्स पोस्टेड है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ पोस्टेड है, तो वहां पर एक तरह से जो ये प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया, वो शुरू कर दी गई है। और ये तस्वीरें हम वहां से दिखा रहे हैं जहां से बैलेट बॉक्स ले जाता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आया। बहरहाल आप जो बात सर पूरी कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद चलेंगे ग्राउंड पर। और जो बात यहाँ स्टूडियो में चर्चा हो रही है, ग्राउंड पर उससे जानेंगे जितेंद्र की राय क्या है सर। तो भूपेश बघेल जो हैं, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसमें बहुत सारी उन्होंने स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि गोबर को लेकर स्कीम है, जैसे कि भगवान राम की एक उन्होंने स्कीम चला रखी है। बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स हैं जो कि बीजेपी के प्लैंक को, जो हिंदुत्व का प्लैंक है, उसको कहीं ना कहीं छीनती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से हैं, तो वो भी जो है अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं जो हूँ ओबीसी से हूँ, मुझे भी जो है वो ये कहना, मेरे ऊपर ये आरोप टिकता नहीं है। लेकिन एक और मेरे सहयोगी ने बात की, जो इस सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो बात सामने आ रही है, वो है करप्शन की बात, जो कि ईडी के अब जो कार्रवाई है उसके सामने होती है। और ये बात हमारे आंकड़े में भी सर, आप जो कह रहे हैं राहुल सर की, जो मुख्यमंत्री की छवि अच्छी है, ये आंकड़े में भी परिलक्षित होती है। उनके 46% लोग उनके काम को शानदार मान रहे हैं। एक बार मध्य क्षेत्र का भी जो हमारा प्रोजेक्शन है वो दर्शकों के सामने रख दीजिए, उसके बाद जितेंद्र का रुख करेंगे, जिससे कि वहां